अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान डार का इंटरव्यू करने की ठंड पड़ चुकी होगी क्योंकि कामरान शाहिद को लेने के देने पड़ चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब उस्मान डार की वालदा का एक ताज़ा बयान जिसने ताकतवरों के तमाम तर मंसूबों को नाकाम बना दिया है और यूं लग रहा है कि अब जलती पर तेल पड़ चुका है। जो ये हासिल करना चाहते थे कुछ ताकतवर हल्के उस्मान डार के इस इंटरव्यू से, वो सारे का सारा मंसूबा तहस नहस हो चुका है। उस्मान डार के इस इंटरव्यू पर अडयाला जेल में बैठे कप्तान का बड़ा खड़ाक भी सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस सब के ऊपर खामोशी तोड़ी है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो कामरान शाहिद के साथ जो हो गया है, कामरान शाहिद ने खुद ये सोचा भी नहीं होगा। दूसरी जानिब उस्मान डार की वालदा ने, सिनफ़े आहन ने इस वक्त पूरे का पूरा मंसूबा खाक में मिलाया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। वीडियो पैगाम भी है आप सब के सामने जो मैं रखूँगा, लेकिन इसमें जो एक नुक्ता सब इग्नोर कर रहे हैं उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह अल हक है, इमरान खान की आज सालगिरह का दिन है। वो पहली मर्तबा अपनी सालगिरह इस वक्त जेल में गुजार रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त मुतमईन है, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक एक करके इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ रहनुमा उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए इसे स्क्रिप्टेड करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद अब लोग इस पर अपनी खामोशी भी तोड़ रहे हैं। हमाद अजहर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अब जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट बदल दिया गया है। अगवा हो या गिरफ्तार, कैदी अब चाय की प्याली और एक एंकर के साथ किसी के घर में बैठेगा। स्क्रिप्ट वही है पुराना। हम सोच भी नहीं सकते कि उस्मान डार के साथ पिछले 2 हफ्ते में क्या बीती होगी, किस किस हरबे को इस्तेमाल किया गया होगा उस पर, और जाहिर है कि ये कंसर्न्स हैं कि क्या कुछ किया होगा। कासिम सूरी ने लिखा कि ज़ोर ज़बरदस्ती, जुल्म, तशद्दुद का कारोबार बंद, ख़ानदान के लोगों को डरा धमका कर वफादारियाँ तब्दील करने का सिलसिला फ़ौरन बंद होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत हो रही है, और ये एक हकीकत है। अगर आप इस नुक्ते को समझ लें कि इमरान खान इन सारी चीज़ों से मजबूत हो रहा है, इमरान खान को कमज़ोर करना था, नैरेटिव बनाना था। उस्मान डार की वालदा का ज़रा आप बयान सुनिएगा, आपको समझ लगेगी और इसमें अहम नुक्ता भी हम समझेंगे। अब हाफिज़ फ़रत ने लिखा कि रूए ज़मीन पर कौन इस शख्स के इतराफ़ी बयान पर यकीन करेगा जो लापता अगवा शुदा शख्स गिरफ्तार भी नहीं या जेल में भी है। इन बयानात को अदालतें आसानी से मुस्तरद करती हैं और अवाम इंतखाबात में ऐसे बयानात की किस्मत का फ़ैसला करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर वफादारियाँ तब्दील करवा कर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात को कोई भी कबूल नहीं करेगा। हम सब समझ सकते हैं कि किस कर्ब से उस्मान डार और उनकी फैमिली गुजरी। इस वक्त यकीन माने लोग ना उस्मान डार को बुरा भला कह रहे हैं, लोग उस्मान डार की मजबूरी समझ रहे हैं। और वैसे भी उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, उनकी वालदा, उनके घर वालों के साथ। और आपको पहला छापा याद है जिसमें पंजाब पुलिस के एहलकारों ने इंतहाई घटिया बात उस्मान डार की वालदा को कही। वो बात कौन भूल सकता है, वो वीडियोस कौन भूल सकता है। एक बंदा रुपोश है, आप उसके घर वालों के साथ करते क्या हैं? ख़वातीन, बच्चों और औरतों को, बूढ़ी खातून और उनकी वालदा और बच्चों के साथ आप करते क्या हैं? आप उनके घर जाते हैं, आप उनके घर को सील करते हैं और आधी रात ख़वातीन को सड़क पर छोड़ देते हैं बेसरो सामानी की हालत में। ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उस्मान डार डटे हुए थे। लेकिन जब से लापता हुए, सिंध हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा था कि उस्मान डार के केस की FIR दर्ज कराई जाए, फ़ौरन दर्ज की जाए, क्योंकि वो सिंध से लापता हुए थे। FIR दर्ज नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो कुछ भी हुआ वो अभी तक किसी को नहीं पता कि उस पर अमल हुआ है या नहीं, लेकिन इंटरव्यू हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरी तौर पर लापता किए गए रहनुमा उस्मान डार की मंजर आम पर अचानक आमद और एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द अमल दिया है। मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट
خان صاحب کی منظوری سے یہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، خان صاحب نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رؤوف حسن بڑے اچھے الفاظ میں ایسے بھگو کر ان پردہ نشینوں اور طاقتوروں کے منہ پر جوتے مارتے ہیں۔ میں اس پر بھی بات کروں گا کہ کامران شاہد کے ساتھ جو ہوا ہے اور عثمان ڈار کی والدہ نے جو کہا ہے، لیکن یہ آپ نے سننا ہے اور سر دھننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس انٹرویو کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کو عثمان ڈار کا انٹرویو نئی بوتل میں پرانی شراب قرار دے دیا گیا ہے۔ 24 روز تک نامعلوم اغواکاروں کی حراست میں گزارنے کے بعد عثمان ڈار کی ایک نجی ٹی وی چینل پر رونمائی بلا شبہ خود اغواکاروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ عثمان ڈار کو 10 ستمبر کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ عثمان ڈار کی جبری گمشدگی پر ان کی والدہ اور بھائی سمیت اہل خانہ کے متعدد بیانات اور پیغامات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پچھلے 5 ماہ کے دوران عثمان ڈار کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپوں، ان کی والدہ اور دیگر خواتین اہل خانہ سے بدسلوکی اور ان کی فیکٹری اور رہائش گاہ پر پڑنے والے تالے پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ ان 24 روزہ گمشدگی کے دوران جسمانی اور ذہنی تشدد اور جبر کے آثار، ان کی کانپتی آواز، متذبذب باڈی لینگویج اور بے ربط خیالات سے واضح ہے۔ 9 مئی کے 5 ماہ بعد 24 روزہ جبری گمشدگی کے بعد دیے گئے انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ خدشہ ہے کہ اسی قسم کے ہتھ کنڈے ہمارے دیگر اغوا کنندگان بشمول صداقت عباسی، فروخ حبیب اور شیخ رشید پر بھی آزمائے جائیں گے اور ایسے ہی مزید ڈرامے نشر کیے جائیں گے۔ ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا کلیتاً احساس ہے۔ چیئرمین عمران خان کی بے گناہی اور تحریک انصاف کو میسر عوامی تائید کی گواہی خود عثمان ڈار نے دی ہے۔ ملک کو گھسے پٹے ڈراموں اور فلموں کی بھینٹ چڑھانے کی بجائے 9 مئی کے واقعات کی اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات اور عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے 90 روز کی دستوری مدت میں انتخابات کروائے جائیں۔ من جانب مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف۔ دوسری جانب میڈیا ایتھکس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے صحافی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، وہ صحافی بھی اب اس سب کے اوپر خاموشی توڑ رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک صحافی کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور یہ عمران خان کے بہت زیادہ مخالف ہیں، مطلب ان سے زیادہ اینٹی عمران جرنلسٹ شاید ہی پاکستان میں ہو، لیکن وہ بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ سینئر جرنلسٹ اینڈ journalist bodies should come forward and take a position that can a journalist or anchor give his or her platform for airing any abductee or prisoner under pressure, so called confession or revelation. Let's call out loud and clear. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس وقت تمام سینئر صحافیوں کو اور تمام صحافتی تنظیموں کو سامنے آ کر ایک اصولی موقف ونس اینڈ فار آل ایک چیز واضح کر دینی چاہیے کہ کیا کوئی صحافی، کیا کوئی اینکر اپنا پلیٹ فارم دے سکتا ہے کسی انڈر ٹرائل شخص کو یا کسی پریزنر کو یا پھر کسی ابڈکٹی کو جو ابڈکٹ ہو چکا ہو، اغوا کنندہ ہو، اغوا کنندگان کو کیا اپنا پلیٹ فارم دیا جا سکتا ہے اور ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس اور ان کے انکشافات جو کہ انڈر ڈیوریس ہوں، جو کہ انڈر پریشر ہوں، جو کہ زور زبردستی ہر طرح کا حربہ لگا کر ان سے لیے گئے ہوں، کیا اس طرح کے عوامل اس وقت کرنا جائز ہے کامران شاہد کے لیے یا نہیں؟ اور اس پر صحافتی اقدار جو جرنلسٹک پریکٹسز ہیں، جرنلسٹک نارمز ہیں، کہیں پر بھی وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پاکستان میں خیر یہ مسئلہ ہے کہ صحافتی اقدار ہیں ہی نہیں۔ یقین مانیں جو جرنلزم کے ایتھکس اور نارمز یورپ اور دیگر ممالک میں پائے جاتے ہیں وہ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اب جو کامران شاہد نے کیا ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور کامران شاہد کیا سہولت کاری کر رہے تھے، اب وہ صحافی بھی سوال اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں جو عمران خان کے انتہائی مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ اب کامران شاہد کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، ان سے سوالات ہو رہے ہیں، آپ اپنا گھر بھی دے رہے ہیں، اپنی حویلی بھی دکھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شغل بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کمفرٹیبل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، انہیں دوڑا بھی رہے ہیں ایک طرح سے انڈائریکٹلی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا نہیں، وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں
वहीं मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर अवाम सब समझ रही है, अवाम को हर चीज़ समझ आ रही है। दूसरी जानिब उस्मान डार की वालदा वो इससे पहले भी स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। उनकी वालदा ने ख्वाजा आसिफ को बड़ा टफ़ टाइम देते हैं उस्मान डार सियालकोट से। ये भी कहा जाता है कि उस्मान डार पर जो खुसूसी अताब है जिसका वो निशाना बने रहे, डार फैमिली जो निशाना बनी रही, डार फैमिली का ये मानना है और उन्हें भी ये लगता है कि ख्वाजा आसिफ का एक ख़ास किस्म का इसके अंदर किरदार है और वो इस सब के अंदर अपना उल्लू भी सीधा कर रहे हैं, अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल ख़त्म करके। और यहाँ अब नून लीग के पास नून लीग अकेली रह गई है। वो वैसे तो जीत नहीं सकते, मतलब उन्हें मैदान में अकेला दौड़ाया जाए तो शायद वो फिर भी फिनिश लाइन पर ना पहुँच सकें, इतने बुरे हालात हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मैदान में कोई और दौड़े ही ना। अब यही मंसूबा था, एक तो कप्तान को सियालकोट से वाइप आउट करने के लिए कि वहाँ से कप्तान का कोई वोट बैंक ना हो। उस्मान डार ने सियासत भी छोड़ दी, पीटीआई भी छोड़ दी। वहीं दूसरी जानिब उस्मान डार की वालदा ने यह भी क्लियर कर दिया, बल्कि उस्मान डार की वालदा की ये स्टेटमेंट सुने फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब मेरी बात गौर से सुन लो, जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पैगाम था कि मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूं और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये स्टेटमेंट सुनी और जिस तरह से ये डटी हुई हैं और जिस तरह से इन्होंने ये स्टेटमेंट शेयर की है, ये स्टेटमेंट इनके बेटे उस्मान डार के भाई उमर डार जो कि अभी रुपोश हैं उन्होंने भी शेयर की है और ये किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। सो आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर है कि इसने भी ताकतवरों का एक जो नैरेटिव फ्लॉप किया है। मकसद क्या था कि एक नैरेटिव बनाना था, बयानिया बनाना था इमरान खान के खिलाफ, जो नहीं बन पाया। नामुमकिन है कि बन पाए, बल्कि ये बयानिया उल्टा गले पड़ रहा है। इमरान खान की इससे भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लें, ये मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ और हकीकत से मुँह ना छुपाएं, सच सुनना सीखें। आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, अमरीकी गुलाम पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। इसलिए अब ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझें, हर चीज़ हल हो जाएगी। लेकिन ये ताकतवर समझने के लिए अनफॉर्चुनेटली तैयार नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।